हेलो व्हाट्स अप गाइस। वेलकम। कैसे हैं आप लोग? ये मेरी फर्स्ट वीडियो है गाइस। आज की स्टोरी एक ऐसे बंदे की है जिसे अपने सारे गॉड मास्क्स वापस हासिल करने हैं ताकि वो अपनी असली दुनिया में वापस जा सके। मेन एनीम रिकैप बनाने में नया हूँ, इसलिए अगर कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना। स्टोरी शुरू में थोड़ी बोरिंग लगेगी, लेकिन जैसे ही वॉइस चेंज होगी समझ जाना कि अब असली मजा शुरू हो गया है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू। यहाँ इस कहानी का हिंदी अनुवाद दिया गया है। मेरे जन्म से ही मेरी आत्मा की छाप में 12 मुखौटे मास्क मौजूद थे। जब भी मैं कोई मुखौटा पहनता तो भगवान को अपने शरीर में बुला सकता था। मेरी ख्याति ऐसी थी कि दुनिया भर के वीर मेरा नाम सुनकर कांप उठते थे। लेकिन अफसोस मेरी इस क्लिंगॉन यानी वेडाओ ग्वान वायु की ड्रैगन ब्लेड तलवार को तुम जैसे चूहे का सिर काटने के लिए इस्तेमाल होना पड़ा। पर अजीब बात यह थी कि सदियों बाद सामने आई इस दिव्य शक्ति का दुनिया ने मजाक उड़ाया और इसे एक कचरा मुखौटा कहा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं दुर्घटनावश एक बेहद साधारण और मामूली दुनिया में आ गिरा था। यहाँ मुझे एक इरेजर सिस्टम तो मिला, लेकिन वह सक्रिय एक्टिवेट नहीं हो पा रहा था। इस समय मैं क्लब एक्टिविटी सेंटर में था। मेरे बेहद हैंडसम होने की वजह से एक्टिंग क्लब के प्रेसिडेंट ने मुझसे खुंदक खा रखी थी और कॉलेज के फ्रेशर्स वेलकम पार्टी में मेरी ड्यूटी सेंटर के पीछे लॉजिस्टिक्स सामान संभालने में लगा दी थी। इस बात ने मुझे बहुत चिढ़ा दिया था। उन लड़कों से जो सिर्फ अजीबोगरीब डांस स्टेप्स टाई शानकाओ करना जानते हैं, मंच पर आकर एक बड़ी तलवार से करतब दिखाना कई गुना बेहतर नहीं है। मैंने प्रॉप्स नाटक के सामान के ढेर से लगभग 2 मीटर लंबी एक घुमावदार तलवार उठाई और हवा में तेजी से कुछ हाथ घुमाए। भले ही यह नाटक की तलवार थी, फिर भी इसका वजन 10 किलोग्राम से ज्यादा था। इन सालों में मैंने अपनी कसरत कभी नहीं छोड़ी थी। अगर सही पोषण मिलता तो मैं आराम से स्पोर्ट्स कोटा का स्टूडेंट बन जाता। जब मैं मजे से तलवार चला रहा था, तभी अचानक एक लड़का हांफता हुआ मेरे सामने आया। जांगमिन, तुम यहाँ मेरे पास क्या करने आए हो? चलो अच्छा हुआ भाई, तुम सच में सच्चे दोस्त हो जो उन डांस करती हुई सीनियर दीदियों को छोड़कर अपने भाई के पास आए हो। यह मेरा रूममेट था। जांगमिन को शायद लगा कि मैं अकेला हूँ, इसलिए वह मेरा साथ देने आया था। लेकिन अगले ही पल उसके पैर कांपे और वह जमीन पर गिर पड़ा। ओल्ड सू अनर्थ हो गया। ब्रॉडकास्टिंग हॉल में कोई राक्षस घुस आया है। छात्रों और प्रोफेसरों को उसने खा लिया है। मैं पूरी तरह सन्न रह गया। मेरे पास लुओशेन सिस्टम था, इसलिए मैं अंदाजा लगा सकता था कि यह दुनिया मेरी पिछली जिंदगी जैसी नहीं है। लेकिन यहाँ 19 साल रहने के बाद भी मैंने कोई अजीब घटना नहीं देखी थी। किसने सोचा था कि कॉलेज में आकर आखिरकार ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? इसका मतलब क्या यह था कि मेरा गोल्डन फिंगर चीट कोड सिस्टम अब चालू हो सकता था? जल्दी बताओ, तुमने ब्रॉडकास्टिंग हॉल में कैसा राक्षस देखा? जांगमिन थोड़ा हैरान रह गया। राक्षस की बात सुनकर मैं इतना उत्साहित क्यों हो रहा था? कहीं मेरा रूममेट कोई सनकी तो नहीं जिसे ऐसी खौफनाक चीजें पसंद हैं? वह राक्षस दिखने में शेर और तेंदुए जैसा है और उसकी आंखें बहुत बड़ी भी हैं। मैं ठीक से पहचान नहीं पाया कि वह क्या है। तुम इतना क्यों पूछ रहे हो? जल्दी पुलिस को फोन करो, पुलिस को। हाँ, तुम पहले पुलिस को फोन करो, मुझे तुरंत बाहर जाना होगा। मैंने अपना फोन निकाला, उसे अनलॉक किया और जांगमिन की तरफ फेंक दिया। फिर तलवार उठाकर दरवाजा खोलने के लिए मुड़ा। जांगमिन ने तुरंत दौड़कर मेरा रास्ता रोक लिया। नहीं भाई, तुम बाहर क्यों जा रहे हो? बाहर बहुत खतरा है और मैंने कभी नहीं सुना कि कॉलेज में तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है जिसके लिए तुम जान दे रहे हो। गर्लफ्रेंड की बच्ची? मैं लोगों को बचाने जा रहा हूँ।
तुम यहीं छिप जाओ और बाहर मत आना। जब पुलिस आ जाए तभी दरवाजा खोलना। यह कहकर मैं तेजी से बाहर की ओर भागा। मेरे इस तरह उत्तेजित होने की बस एक ही वजह थी। वह शेर और तेंदुए जैसा दिखने वाला राक्षस कोई और नहीं बल्कि मेरा पुराना परिचित श्योंगबो XIONG बो था। वह उन 12 मुखौटों 12 बीस्ट हेड नुओ मास्क्स में से एक था जिनकी वजह से मैं टाइम ट्रैवल करके यहाँ पहुंचा था। इतने सालों से तुम्हें ढूंढ रहा था और आखिरकार तुम बुराई करने बाहर आ ही गए। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस घर का असली मालिक कौन है। कॉलेज के ब्रॉडकास्टिंग हॉल से टीचिंग बिल्डिंग तक के रास्ते पर, जहां बाकी सब अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, मैं छात्रों की हैरान निगाहों के बीच तलवार थामे उल्टी दिशा में बढ़ रहा था। लोग हैरान थे कि मैं क्या करने जा रहा हूं। क्या इसे अपनी जान की परवाह नहीं है? दिखावा करने की भी एक हद होती है। स्टूडेंट, क्या तुम बचाने आए हो? प्लीज इन घायलों को बाहर निकालने में मेरी मदद करो, एक बेहद खूबसूरत सीनियर लड़की ने मुझसे रोते हुए मिन्नत की। मैंने उस लड़की की तरफ देखा और उसके पीछे उन घायलों को देखा जिनके हाथ पैर कटे हुए थे। राक्षस अभी वहीं अंदर होगा, गया नहीं होगा। चलो, मुझे तसल्ली हुई। सीनियर, आप खुद कोई रास्ता निकालिए, मेरे पास इससे भी ज्यादा जरूरी काम है। इतना कहकर मैं उसकी मिन्नतें करती आंखों को अनदेखा कर ब्रॉडकास्टिंग हॉल की तरफ बढ़ गया। सीनियर, यह लड़का मरने जा रहा है। वह राक्षस इंसानों को खा रहा है। जब उसका पेट भर जाएगा तो वह हमें भी पकड़ लेगा। जल्दी भागो यहाँ से। सीनियर लियू रुयान मेरा पीछा करके मुझे रोकना चाहती थी, लेकिन उसके पास घायल जूनियर्स थे, इसलिए वह उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती थी। ब्रॉडकास्टिंग हॉल के अंदर खून की भारी दुर्गंध फैली हुई थी। जमीन पर लाशों को घसीटे जाने के निशान बन चुके थे। इस समय ज्यादातर छात्र भाग चुके थे। उस विशाल हॉल में सिर्फ मेरे कदमों की आवाज और मांस चबाने की हल्की हल्की आवाजें गूंज रही थीं। स्टूडेंट, मुझे बचाओ। अंधेरे कोने से अचानक एक आवाज आई। मैंने नजर घुमाई तो देखा कि एक लड़का स्टेज के नीचे बने खाली हिस्से में छिपा हुआ था और ठीक उसके ऊपर एक विशाल खोखला हिस्सा था और उसके सिर के ठीक ऊपर लाश को चीरता फाड़ता एक राक्षस मौजूद था। उसकी आंखें गुस्से से फटी जा रही थीं, जो बेहद डरावनी लग रही थीं। वह कोई और नहीं बल्कि श्योंगबो XIONG बो था। मैंने एक ही नजर में उस राक्षस की पहचान कर ली। यह वही नुओ मुखौटा, नुओ मास्क था जो मेरे घर के पुश्तैनी मंदिर से भागा था। अपना निशाना मिलते ही मेरा उस राक्षस के साथ कोई शराफत दिखाने का इरादा नहीं था। एक छोटी ट्रक के आकार का 4 पैरों वाला जानवर ही तो है। पिछली जिंदगी में मेरे घर की दीवार पर लगे मुखौटों में तुम्हारा कोई नंबर भी नहीं आता था, और इस जिंदगी में मालिक के सामने सपने देखने की जुर्रत, इसे तो यहीं खत्म करना होगा। वहीं नीचे छुपे उस लड़के ने जब मुझे हाथ में कसाई की बड़ी तलवार गुआन दाओ लिए और चेहरे पर खूंखार मुस्कान बिखेरते देखा, तो वह डर के मारे हाथ हिलाकर सिर हिलाने लगा। अब वह नहीं चाहता था कि मैं उसे बचाऊं। उसे लग रहा था कि यह बचाना नहीं बल्कि उसे भी साथ में ही निपटाने की तैयारी है। जब श्योंगबो ध्यान भटकाकर नीचे मांस खाने में व्यस्त था, तब सालों की कसरत से हासिल फुर्ती के साथ मैंने जमीन से एक ऊंची छलांग लगाई। मैंने अपनी तलवार से उसकी पीठ पर जोरदार वार किया। श्योंगबो दर्द और गुस्से से दहाड़ उठा और उसने अपने पिछले पैर से मुझ पर जानलेवा लात चलाई। मैं इस हमले के लिए पहले से तैयार था। मैंने पूरी ताकत से खुद को एक तरफ झुकाया और उस जानलेवा वार से बच गया। अभी मैंने चैन की सांस ली ही थी कि तभी कान के पास से हवा को चीरती हुई एक आवाज आई। लोहे के कोड़े जैसी एक भारी पूंछ सीधे मेरे चेहरे की तरफ आ रही थी। जल्दबाजी में मेरे पास अपनी तलवार अड़ाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, लेकिन उस एक पूंछ के वार ने तलवार के परखच्चे उड़ा दिए। उस भयानक झटके के असर से मैं पीछे जा गिरा, लेकिन किसी तरह खुद को संभाला। तभी मुझे महसूस हुआ कि माथे से गर्म खून बहकर मेरी दाईं आंख में जा रहा है, जिससे सब धुंधला होने लगा था। अचानक श्योंगबो फिर से दहाड़ा और उसने मेरे पीछे की तरफ देखा।
दरअसल स्टेज के नीचे छुपा वह लड़का हमारे बीच लड़ाई का फायदा उठाकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शोंगबो की नजर उस पर पड़ गई। डर के मारे उस लड़के के पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे और वह कांपने लगा। भागो! वहां खड़े होकर क्या कर रहे हो? एक आवाज देवदूत की तरह गूंजी, जिसने उस लड़के को होश में ला दिया। मैं खून से लथपथ होने के बावजूद अपनी टूटी तलवार के सहारे खड़ा हो चुका था और उस लड़के और शोंगबो के बीच ढाल बनकर आ गया। मेरी एक और जोरदार डांट सुनकर लड़का सब समझ गया और कृतज्ञता भरी नजरों से देखते हुए तेजी से वहां से भाग निकला। अब उस पूरे ऑडिटोरियम में सिर्फ मैं और शोंगबो बचे थे। ताकत के इस भारी अंतर को देखकर ऐसा लग रहा था कि मेरा अंत तय है और मैं उस राक्षस का भोजन बनने वाला हूं। लेकिन उस वक्त भी मैं मुस्कुराया। साले, तू इस जन्म में पिछली बार से भी ज्यादा बदसूरत लग रहा है। इस उकसावे और अपमान से शोंगबो पूरी तरह पागल हो गया। उसका भारी भरकम शरीर एक कार की तरह मेरी तरफ बढ़ा और उसने अपना खून से सना बड़ा सा मुंह मुझे निगलने के लिए खोल दिया। सिस्टम का एक्टिवेशन और चमत्कार। ठीक उसी समय मेरे दिमाग में एक मधुर सिस्टम नोटिफिकेशन गूंजा। मेजबान ने चमत्कार सिस्टम को एक्टिवेट कर लिया है। आपने वो अनुष्ठान पूरा किया, निडरता और वीरता दिखाई। ग्वान यूचंग ने आपकी पुकार सुन ली है। युनचांग ने आपकी पुकार का जवाब दिया है। कृपया मेजबान अपना नुओ मुखौटा पहने। तो आखिरकार यहाँ ही गया। धुंधलके में मुझे लगा जैसे एक विशालकाय आकृति मेरे पीछे खड़ी है। हालांकि चेहरा साफ नहीं था, पर मैं पूरी तरह आश्वस्त था कि यह मजबूत शरीर खुद ग्वान युचुआंग, भगवान ग्वान युग का था। उसी समय मेरे चेहरे पर एक जाना पहचाना लाल रंग का नुओ मुखौटा उभर आया। मैंने अपनी आत्मा में बसी उस पंक्ति को जोर से दोहराया। मेरी नजर में तुम सब मिट्टी के मुर्गों और मिट्टी के कुत्तों जैसे हो। तुरंत ही दिव्य ग्रीन ड्रैगन क्रेसेंट ब्लेड किंगलोंग यन्युएदाओ की एक परछाई मेरे हाथ में बची आधी टूटी तलवार के साथ जुड़ गई। पूरे ऑडिटोरियम में ड्रैगन की दहाड़ गूंज उठी। मेरे पीछे मौजूद ग्वान यू की परछाई तुरंत मेरे शरीर में समा गई। मैंने जमीन पर जोर से पैर पटका और सीधे शोंगबो की तरफ लपका। उस पल शोंगबो की लालटेन जैसी बड़ी आंखों में जैसे असली ग्वान यू की छवि उतर आई और वह खौफ से भर गया। मैंने नीचे से ऊपर की ओर अपनी जादुई तलवार चलाई, जो उसकी लोहे जैसी सख्त गर्दन को बिना किसी रुकावट के चीरती चली गई। जब मैं आगे बढ़कर रुका और तलवार संभाली तो मुखौटे के पीछे मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह राक्षस शोंगबो एक ही वार में 2 टुकड़ों में कट चुका था। भाई साहब, मैं तो सच में बहुत ताकतवर हूं, मैंने मन ही मन खुद की तारीफ की। तभी कान में फिर से सिस्टम की आवाज आई। बधाई हो, मेजबान ने ग्वान गोंग मुखौटा के साथ तालमेल बिठा लिया है। अब आप ग्वान गोंग की आंशिक शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। मुखौटा पहनने पर आप ग्रीन ड्रैगन क्रेसेंट ब्लेड को बुला सकते हैं। बधाई हो, आपने एक दिव्य जानवर को मार गिराया है। आपको शोंगबो नुओ मुखौटा प्राप्त हुआ है। मैंने हाथ में आए नए मुखौटे को देखा और बुदबुदाया, तो शोंगबो सच में वापस मुखौटे में बदल सकता है। इससे मेरे मन में एक विचार आया, अगर मैं उन सभी मुखौटों को इकट्ठा कर लूं जिन्होंने पहले तबाही मचाई थी, तो क्या मैं वापस अपनी पिछली जिंदगी में लौट पाऊंगा। पुलिस की एंट्री और पूछताछ। रास्ते में पूरी तरह से हथियारों से लैस पुलिसकर्मियों की एक टुकड़ी अंदर आ गई। मैंने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत अपने चेहरे से ग्वान युओ नुओ मुखौटा, ग्वान वायु नुओ मास्क उतारा और उसे शियोंगपो नुओ मुखौटा के साथ अपने सिस्टम स्पेस में रख दिया। मंच पर मौजूद कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अपने हथियार नीचे डालो और हाथ ऊपर करो। पुलिस की वर्दी पहने, छोटे और सलीके से कटे बालों वाली एक महिला पुलिस अधिकारी हवा की रफ्तार से स्टूडियो के अंदर दाखिल हुई। उसकी आंखें किसी चीज की तरह तेजी से चारों तरफ घूमी और आखिरकार सीधे मुझ पर आकर टिक गईं। मेरे हाथ में प्लास्टिक की एक गुआनदाव पारंपरिक चीनी तलवार थी और मैं सिर से पैर तक खून से लथपथ था, लेकिन मेरे चेहरे पर डर का कोई नामो निशान नहीं था। मैं इस कदर शांत था कि डरावना लग रहा था। राक्षस कहाँ है? यिन होंगयुए ने ठंडी आवाज में अपने बगल में खड़े सहकर्मी से स्थिति के बारे में पूछा। हमने पूरे स्टूडियो की तलाशी ले ली है, यहाँ कोई राक्षस नहीं मिला। बस यही छात्र सबसे ज्यादा संदिग्ध लग रहा है। खुद पर लगे खून को साफ करते हुए मुझे एक मासूम चेहरे के साथ देखकर यिन होंगयुए ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसने तुरंत आदेश दिया, इस जगह को सील कर दो, आसपास के छात्रों को बाहर निकालो और विशेषज्ञों को दोबारा गहन तलाशी लेने दो। इस छात्र को पहले पुलिस स्टेशन ले जाओ। इस समय मैं भी गोलियों का शिकार नहीं होना चाहता था, इसलिए चुपचाप मैंने चांदी के कंगन हथकड़ी पहन लिए। जब मैं स्टूडियो से बाहर निकल रहा था तो अनगिनत छात्रों ने मेरी तरफ सम्मान भरी निगाहों से देखा। विशेष रूप से वह लड़का जिसे मैंने अभी अभी बचाया था, यिन होंगयुए को पकड़कर लगातार समझाने की कोशिश कर रहा था, अधिकारी कृपया मुझ पर विश्वास करें। सच में इसी भाई ने मुझे बचाया था, आपने गलत इंसान को पकड़ा है। इस दुनिया में सचमुच राक्षस होते हैं, धत्त तेरे की, आप विश्वास क्यों नहीं कर रही? इसके बाद वेस्ट सिटी सुरक्षा ब्यूरो के एक पूछताछ कक्ष में यिन होंगयुए गंभीर चेहरे के साथ मेरे ठीक सामने बैठी थी। उसने सीधे मुद्दे की बात की, क्या तुम कभी किसी असामान्य जीव एबनॉर्मल क्रीचर के संपर्क में आए हो?
क्या तुम एक पोक्सियांजे ब्रेकर हो? जिन होंगयुए की आंखें बेहद तेज थीं, वह मेरी आंखों में घूर रही थी ताकि कोई सुराग ढूंढ सके। बाहर से तो मैंने शांत रहने का नाटक किया, लेकिन मेरा दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। इस महिला अधिकारी की बातों से यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि सुरक्षा ब्यूरो शियोन को जैसे जीवों के अस्तित्व के बारे में जानता है, और उसने ब्रेकर का भी जिक्र किया था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ब्रेकर्स के प्रति उनका क्या रवैया है, इसलिए मैंने अपनी पहचान उजागर करने का जोखिम नहीं उठाया। मुझे खामोश देखकर यिन होंगयुए का गुस्सा भड़क उठा। उसने झटके से मेरा कॉलर पकड़ लिया। 1.8 मीटर 6 फीट लंबा होने के बावजूद उस महिला ने मुझे सीधे मेरी सीट से ऊपर उठा दिया। हालांकि तभी साधारण कपड़ों में एक पुरुष और एक महिला, दो युवा पूछताछ कक्ष में दाखिल हुए। मुझे अपने गले पर ढील महसूस हुई और अभी अभी आक्रामक दिख रही महिला अधिकारी ने तुरंत अपना सारा रोब समेट लिया। तो यही वह छात्र है। ठीक है, आप लोग बात कीजिए, मैं बाहर जाती हूँ। यिन होंगयुए बिना एक शब्द और कहे तुरंत बाहर चली गई। नमस्ते, गोपनीयता नियमों के अनुसार मैं आगे जो कुछ भी बताने जा रही हूँ वह किसी भी बाहरी व्यक्ति के सामने लीक नहीं होना चाहिए, वांग शियाओलिंग ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। मैंने सिर हिलाया। मेरा दिमाग तेजी से सोच रहा था। ऐसा लगता है कि ग्रेट शिया डैक्सिया के पास ब्रेकर्स से निपटने के लिए एक पूरी प्रणाली है। इतनी जल्दी मुझे ढूंढ निकालने का मतलब है कि निश्चित रूप से कोई विशेष संगठन काम कर रहा है। वांग शियाओलिंग ने अपने बगल में खड़े शिये यांग की तरफ इशारा किया। शिये यांग ने अपना गला साफ करते हुए कहा, सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपनी क्षमता एबिलिटी का प्रदर्शन करें। कृपया गलत न समझें, हम बस यह पुष्टि करना चाहते हैं कि क्या आप हमारे जैसे ही इंसान हैं। यह कहते हुए शिये यांग ने अपनी दाहिनी हथेली खोली और अचानक उसमें से नारंगी रंग की आग की लपटें निकलने लगीं। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मेरी क्षमता थोड़ी अजीब है, मुझे नहीं पता कि यह आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी या नहीं। जैसे ही उन्होंने मेरी हथकड़ी खोली, मैंने तुरंत अपने दिमाग में मौजूद सिस्टम स्पेस से संपर्क किया और एक लाल रंग का गुआन यो नो मुखौटा मेरे हाथ में आ गया। तो यह एक आइटम टाइप ऑब्जेक्ट टाइप क्षमता है। अब समझा, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम लाइन ब्रेक करते ही एक दानवी जानवर डीमन बीस्ट का सामना करने में सक्षम थे। न जाने क्यों शिये यांग की आंखों में तुरंत निराशा छा गई और उसका व्यवहार पहले जैसा गर्मजोशी भरा नहीं रहा। अपने साथी को दिलचस्पी खोते देख बगल में खड़ी हुआंग शियाओलिंग ने आह भरी और मुझे समझाते हुए कहा, मैं दोबारा परिचय देती हूँ, मेरा नाम हुआंग शियाओलिंग है और यह शिये यांग है। हम दोनों 5th स्पेशल एबिलिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट से हैं, जिसे संक्षेप में टेबुसो ब्यूरो ऑफ स्पेशल अफेयर्स कहा जाता है। हम क्लास इन्वेस्टिगेटर हैं। आपने हमारे अधिकार क्षेत्र में बाहरी उत्तेजना के कारण लाइन ब्रेक की स्थिति पैदा की है, जो प्राकृतिक लाइन ब्रेक के नियमों के अंतर्गत आती है। हमारे पास इसके लिए 2 प्रबंधन मानक हैं, जिनमें से आप खुद चुन सकते हैं। एक, पहला टेबुसो में शामिल होकर एक इंटर्न इन्वेस्टिगेटर बने, जिसमें 25,000 मासिक वेतन, 5 बीमा, एक हाउसिंग फंड और अतिरिक्त चिकित्सा लाभ मिलेंगे। 2, दूसरा नियंत्रण नियमों को